कई बार लव मैरिज शादी में भी लोग परेशान रहते हैं और डाइवोर्स हो जाती है। ऐसा ही एक किस्सा मेरी सहेली के साथ हुआ था। शादी के 2 साल तो उन लोगों ने बहुत अच्छा बिताया और उन्हीं 2 सालों में उनके 2 बच्चे भी हुए। उसके बाद उनकी जिंदगी में फैमिली को लेकर झगड़े होने लगे। वह अपनी ससुराल वाली फैमिली को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। उसका पति चाहता था कि वह मेरी फैमिली को लेकर चले, लेकिन रहना तो दूर की बात, वह उन्हें देख भी नहीं सकती थी। उन लोगों से नफरत करती थी। कुछ दिन तो मेरी सहेली के हस्बैंड ने यूं ही बिता लिया। उसके बाद समझौते की नौबत आ गई। उसने कहा कि अगर तुम मेरी फैमिली के साथ रहोगी तो ही मेरे साथ रह सकती हो, वरना डाइवोर्स लेकर अपने घर रहो। उसने भी उसकी फैमिली के साथ नहीं रहना था। उसने डिवोर्स ले लिया और दोनों बच्चों को लेकर अपने घर मायके पड़ी हुई है। मैं उसे देखकर बहुत डर गई थी और मैंने सोचा मैं कभी भी लव मैरिज नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने माँ बाप की पसंद की शादी करूंगी। और यूं ही मेरी एक दिन शादी हो गई, वह भी मेरे माँ बाप की मर्जी से। मेरे पति घर में आए तो उस वक्त 9 बज रहे थे। मैं उन पर बरस पड़ी क्योंकि मैं रात में उनका इंतजार कर रही थी, मगर अब सुबह के 12 बज चुके थे। उन्हें देखते ही मेरा पारा हाई हो गया। मैंने कहा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। शादी के 1 हफ्ते के बाद ही उनका अजीब सा व्यवहार शुरू हो गया था। मुझे उनसे उलझन होने लगी थी, इसलिए मैंने उन पर गुस्सा किया, मगर वह हाथ में 2 लिफाफे लहराते हुए बोले, यह हमारे हनीमून की टिकट है। यहाँ देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अब तो मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। अब मुझे यह बताइए कि हम कब जा रहे हैं। मैं तो यही समझ बैठी थी बाहर विदेश की टिकट है, हम लोग दुबई या फिर कनाडा जा रहे हैं ताकि अपना हनीमून मना सके। यही बातें सोच रही थी कि मुझे कहने लगे, जल्दी करो, तैयार हो जाओ, हमें अभी निकलना है। अभी कैसे निकल सकते हैं? मैं उनसे बहस करने लगी। उन्होंने कहा कि हमें इसी टाइम घर से निकलना होगा। वैसे भी शाम को सफर करना अच्छा नहीं समझा जाता है, मगर मुझे अपने कपड़े वगैरह पैक करने में शाम के 5-6 बज चुके थे। मेरी सास हम दोनों से कहने लगी, बेटा शाम का टाइम घर से निकलने के लिए अच्छा वक्त नहीं है। तुम लोग इतने वक्त घर से निकल रहे हो। वैसे भी सर्दियों की रातें बहुत जल्दी शुरू हो जाती हैं, दिन छोटे होते हैं, तुम लोगों को अपना ख्याल करना होगा। मेरी सास ने मुझे मना कर दिया, मगर मैंने उनकी कोई बात ना सुनी। अपनी सास को गलत समझ बैठी थी। मैंने कहा हमें इसी वक्त जाना है, मुझे रात में सफर करना अच्छा लगता है। मेरी सास ने मेरी बातों का बुरा नहीं माना। हम दोनों ही घर से निकल गए। गाड़ी में बैठते ही मैंने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तैयारी चक्कर में मैंने उनसे कोई सवाल भी नहीं किया था। तब उन्होंने मुझे अजीब सा जवाब दिया। वह बोले, हमें जाना कहाँ है? तुम अपने मायके यानी अपने माँ बाप के घर बनारस जा रही हो और वहाँ पर ही हम दोनों अच्छी अच्छी जगह पर घूमेंगे फिरेंगे। यह सुनकर मुझे थोड़ी मायूसी हुई थी, क्योंकि बनारस तो मैंने सारा घूम रखा था, क्योंकि मैं तो बनारस की ही रहने वाली थी, जबकि मेरी शादी दिल्ली में हुई थी। सो हनीमून का सारा भूत दिमाग से उतर चुका था। मुझे नई नई जगह घूमने का और देखने का भी बहुत शौक था, मगर मेरे पति तो मुझे बनारस लेकर जा रहे हैं। मुझे गुस्सा तो आया, मगर मैं चुप हो गई थी। दिल्ली से तो हम शाम के 6 बजे निकले, पर रास्ते में खाना पीना करते हमें रात के 8 बज गए थे। तब बनारस की सड़कें वैसे भी बहुत जल्दी वीरान हो जाती हैं। यहाँ के लोग रात देर तक दुकानों में नहीं बैठते। पूरी सड़क खाली और सुनसान हो गई थी। बस में मैं और मेरा पति गाड़ी में एक दूसरे से गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे। तभी मुझे कुछ गड़बड़ सी नजर आई थी। ऐसा लगा जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। एक गाड़ी थी काले रंग की, जिसे मैंने सड़क पर 2-3 बार ओवरटेक करते देखे थे। पहले तो मुझे शक हुआ, मगर फिर लगा जैसे मेरा वहम हो। वह करीब पिछले 20 मिनट से हमारा पीछा कर रही थी। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो रहा था, मगर मैंने अपने पति को यह बात नहीं बताई। कहीं गाड़ी चलाते चलाते उनकी नजर गाड़ी से ना हट जाए तो परेशानी हो जाएगी, उनका सारा ध्यान बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैं चुप हो गई थी। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं ऐसी कोई हरकत करूं कि सोहन को गुस्सा आ जाए। वैसे भी वह काफी देर से जले भुने बैठे थे। बोले कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रही हो। शादी के बाद पत्नी को अपनी जुबान पर काबू रखनी चाहिए। वैसे शुरू के दिनों में तो लड़कियां काफी शर्माती हैं, मगर तुम अभी से इतना रौब झाड़ती हो मुझ पर। मुझे लगता है कि मैंने अपनी टीचर से शादी कर ली। हम बातें ही कर रहे थे कि जोरदार झटके के साथ पिछली काली गाड़ी ने हमारे सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया था। हमें एक पल के लिए यूं लगा कि कोई हादसा होने वाला है, मगर उस आदमी ने हमारी गाड़ी की स्पीड स्लो होते हुए हमारे आगे ऐसी गाड़ी रोकी कि हम दोनों हक्का बक्का रह गए थे। हम अभी तो अपनी जान बचाने पर ही भगवान की
कृपा कर रहे थे। उन लोगों की गाड़ी के दरवाजे खुल गए थे। हमें लगा शायद पुलिस की गाड़ी समझते थे। वह गाड़ी काफी ऊंची होती है। हम लोगों ने देखा तो गाड़ी से निकलने वाले आदमी एक दो नहीं बल्कि पूरे 6-7 लोग वर्दी में नहीं थे, बल्कि उन्होंने काले नीले कपड़े पहन रखे थे। मैं और मेरा पति देखकर हैरान रह गए थे। उन लोगों ने आकर हमारी गाड़ी के दरवाजे के शीशे को पीटना शुरू कर दिया था। हम लोग समझ गए थे कि यहाँ कोई आम लोग नहीं है, यहाँ तो बहुत खतरनाक है और मुझे तो यहाँ लग रहा है यहाँ डाकू हैं। यह सोचकर ही डर लगता था। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, हमसे ऐसी कोई परीक्षा ना ले, हमारी जान इनसे छुड़ा दे। मगर उन लोगों ने मेरे पति को जबरदस्ती दरवाजा खोलने को कहा था। अगर हम दरवाजा नहीं खोलते तो यह लोग बहुत ही मक्कार थे, शीशा तोड़कर हमें बाहर निकाल लेते। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम पिछली सीट पर चली जाओ। गाड़ी का दरवाजा खोले बगैर पिछली सीट पर भी जाना मुमकिन नहीं था। मैं धड़कते दिल के साथ अपने पति के पास ही बैठी थी। उन लोगों ने हमें बंदूक दिखाकर गाड़ी का दरवाजा खोलने को कहा था। मेरे पति ने उनसे कहा कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे ले सकते हो। गाड़ी के कागज, पैसे वगैरह उनके हवाले कर दिए। एक आदमी ने सारा कुछ अपने बैग में डाल लिया। फिर मेरे पति से कहा कि तुम गाड़ी से उतर जाओ, अगर तुम नहीं उतरते हो तो तुम्हें गोली मारकर यहीं पर सुला देंगे। वह लोग बहुत गुस्से में थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि हमसे मोबाइल फोन छीनकर हमें लौटकर यहाँ लोग हमारी जान छोड़ देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे भी गाड़ी से बाहर निकलने को कहा था। वह सारे के सारे आदमी इतने बदतमीज लग रहे थे। उनकी आवाज जैसे गूंज रही थी। उनकी आवाज सुनकर मैं बहुत घबरा गई थी। मैं सहमी डरी हुई खड़ी थी। यह चारों पांचों मुझे देखकर हंसने लगे थे। देखो, ऐसी होती हैं शरीफ और मासूम लड़कियां। तुम्हारी पत्नी तो बड़ी खानदानी लगती है भाई। आदमी ने हंसते हुए यह बात करते हुए मेरे पति से कहा। मेरे पति ने उन लोगों के आगे हाथ जोड़ दिए। देखो, तुम लोग लुटेरे हो, मैं जानता हूँ। मेरी पत्नी को कुछ मत कहो। तुम्हें जो कुछ चाहिए मुझसे ले लो। मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो वह सब तुम्हें दे सकता हूँ। तुम मेरी गाड़ी भी ले जाओ, हम दोनों को छोड़ दो। यहाँ सुना था और पांचों आदमी हंसने लगे। एक ने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा किया और बोला, हमारे पास उससे भी जबरदस्त गाड़ी है। जाने मन, तुम्हें तुम्हारी गाड़ी से नहीं तुम्हारे माल से मतलब है, और माल में सबसे अच्छा माल तो तुम्हारी पत्नी है। आदमी यह कहकर मेरी तरफ बढ़ा तो मेरे दिल में बहुत दर्द पैदा हो गया। मुझसे तो आज तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की थी। यह आदमी इतनी भयानक बातें कर रहा था। मेरा दिल चाहा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं, मगर मैं वही खड़ी रही। मुझे बस अपने पति का इंतजार था। उन लोगों को रोकेगा कौन? मेरे पति उन लोगों को मेरे पास हरगिज नहीं आने देगा। मगर उन लोगों ने इससे पहले मेरे पति को मारना पीटना शुरू कर दिया। एक आदमी मेरी तरफ बढ़ा था। मैंने सोचा कि मैं यहाँ से दूर भाग जाऊं दौड़ लगाकर, पर मैंने तो इतनी ऊंची जूती पहन रखी थी जिसे पहनकर भागना भी मुमकिन नहीं था। उस वक्त डर के मारे सारा बदन कांप चुका था। मेरे पति को पकड़कर यहाँ लोग एक तरफ लेकर जाने लगे। मेरा पति चीखने लगा, भगवान के लिए मेरी पत्नी को छोड़ दो, मेरी इज्जत है। तुम लोग भी माँ बहनों वाले हो, ऐसा मत करो। मेरी अभी नई नई शादी हुई है। मैं अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पति चिल्ला रहा था, मगर वह आदमी बराबर हंस रहे थे। मुझे तो अपने आप किसी गहरी खाई में डूबता हुआ नजर आ रहा था। चलो इस औरत से हम सब मिलकर एंजॉय करते। वह सारे आदमी मिलकर मेरे पति को उठाकर उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पति को एक गाड़ी में डाल दिया गया था। मैं भी उस गाड़ी की तरफ लपकी तो उस आदमी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे पीछे कर लिया। एक आदमी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेरे पति को दोनों हाथ पांव से बांधकर पीछे वाली सीट पर बिठा दिया गया था। उन लोगों ने बंदूक की नोक पर मेरे पति को अगवा कर लिया था। मेरे पति बार बार मुझसे कह रहे थे कि यहाँ से भाग जाओ। मैंने भागने की कोशिश भी की, मगर उस आदमी के हाथ आ गई। वह बहुत ताकतवर था। उस आदमी से अपने आप को छुड़वाकर भागना संभव नहीं था। मेरे साथ जो आदमी खड़ा था उसने एक बैग में हमारी सारी चीज समेट ली थी। रुपए, पैसे, मेरा जेवर, यहाँ तक कि हमारे छोटे मोटे कपड़े वाले बैग उन लोगों ने हमसे छीन लिए थे। मगर उसके बावजूद भी उन लोगों ने हमारी जान नहीं छोड़ी थी। मेरे पति से गाड़ी की चाबी ले ली। मेरे पति को गाड़ी की पिछली सीट पर बांध दिया। तभी उस आदमी ने गाड़ी चला दी, और जिन आदमियों ने मुझे पकड़ रखा था वह दोनों ही बड़े खतरनाक थे, और उनका कद काठी भी बहुत बड़ा था, जबकि चेहरे पर दाढ़ी सजा रखी थी। मुझे यहाँ से भागने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। दोनों मुझे गाड़ी की तरफ लेकर जाने लगे। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे पास
उसके अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने यही सुना था कि मुश्किल टाइम में अपने भगवान को याद करो तो वह अपनी शक्तियों से हमें बचा लेते हैं। लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे थे। वाकई तुम्हारे पति ने तुम्हें देखकर ही चुना है, तुम तो पढ़ी लिखी भी हो। वह आदमी मजाक उड़ा रहा था। दूसरे ने गुस्से से चुप करवाने की कोशिश की। मेरे सामने यहाँ सब कुछ करके मेरा दिमाग खराब ना करो, जो करना है वही करेंगे। तुम जैसी औरतें किसी को बार बार नहीं मिलती। इतनी वैस्याना बातें सुनकर मुझे उन लोगों पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मेरे पापा होते तो ना जाने उन्हें चीर कर रख देते, मगर उस टाइम उस वीरान जंगल में मेरे साथ सिवाय भगवान के और कोई नहीं था। मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी थी। मगर जैसे ही मेरी उस आदमी पर नजर पड़ी जो कि साथ वाली सीट पर बैठा था, तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे उस टाइम उसकी जगह कोई कुत्ता नजर आ रहा था। भयानक सूरत वाला आदमी मेरे करीब आ रहा था कि वह मुझे बर्बाद करता। दूसरे ने उसे आवाज़ दी और कहा कि देखो। मेरे बैग से उस आदमी ने 2 कागज निकाले। उसने खौफनाक शक्ल वाले दूसरे आदमी को दिखाए तो वह भी पढ़कर यूं चुप हो गया जैसे उन दोनों को साफ सुन गया हो। वह कागज देखते ही दोनों का व्यवहार मेरे साथ नरम पड़ गया था। दूसरा आदमी जो मेरी तरफ हाथ बढ़ा रहा था वह भी अच्छा बनकर बैठ गया, जैसे उसने मुझे अगवा ही नहीं किया बल्कि चुप हो गया था। ऐसा लगता था जैसे उसका दिल बदल गया हो। तुम लोग एकदम रुक कैसे गए? मैंने दिल में सोचा। मैंने अपने दिल में भगवान का जाप करने लगी और हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। दिल में सोचने लगी, लेकिन ऐसा क्या था उस कागज में जिसे देखकर वह लोग क्यों चुप हो गए? यह बात मैं अपने दिल में सोच ही रही थी कि गाड़ी ने एक झटका दिया। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा कि क्या हुआ। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। यहाँ किसी का घर लग रहा था। पहले तो मुझे लगा कि यह अस्पताल होगा, मगर किसी का घर था। मेरी आँख खुली तो मुझे पिछली रात का सारा किस्सा याद आने लगा था, और मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी कि उन लोगों से मेरी जान कैसे छूट गई। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र अपने पति की थी, क्योंकि एक औरत के लिए उससे ज़्यादा जरूरी कोई बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बार बार अपनी सास की बातें याद आ रही थी। काश कि मैंने उनके कहने पर उनकी बात मान ली होती, घर से इतनी जल्दी ना निकलती, तो अभी यहाँ बैठी पछता ना रही होती। मैं यहाँ बातें सोच रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और वही आदमी कमरे में दाखिल हुआ। मेरी तो डर के मारे चीख निकलने लगी थी। उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप रहने का इशारा किया था। तुम्हारी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बोल नहीं सकती। मेरे भी पाँव में गहरी चोट आई थी। रात को हम सबके साथ एक हादसा हो गया था, और अभी तुम मेरे घर पर हो, इसलिए ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, वह हादसा भगवान की तरफ से लिखा था। यह सब हमने नहीं किया। अब जो कुछ भी हुआ है उसे मिलकर सहना है। तुम इस वक्त मेरे घर में, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं, और यहाँ पर किसी तरह का तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है, वरना जो कुछ होने वाला था वह भी हो सकता है। तुम्हारे पति के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मगर तुम्हें हमने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, इसलिए ज़्यादा ड्रामाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाप के सामने रोना धोना मत मचाना। मैंने उन्हें यही कहा कि तुम एक जख्मी लड़की हो और हमारी कार से जख्मी हुई हो। मेरे बाप को तुमने भी यही बात बतानी है। अगर तुमने कोई और बात बताई बहुत बुरा हो जाएगा। उस आदमी का इस तरह का शब्द सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था, मगर एक बात से मैं तसल्ली में थी, कम से कम मेरी इज्जत तो बच गई थी। मैं तो अभी भी गैरों के घर पर थी और मुझे अपने पति की बहुत फिक्र सता रही थी। मैंने उस आदमी से पूछने की कोशिश की, मगर वह कमरे का दरवाज़ा बंद करके बाहर चला गया। मेरे दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पता नहीं मेरे घर वाले मेरा पति मुझे स्वीकार भी करेगा या नहीं। मगर उसी दिन शाम को जब वह आदमी मेरे कमरे में आया तो उसने एक अजीब बात की। उसने अपना नाम मुझे बताया। कहने लगा, मेरा नाम शंभू है और मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि तुम्हारा यहाँ जख्म ठीक हो जाए, फिर तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। हैरानी की बात तो यह थी कि मुझे बहन कहकर बुला रहा था। मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा, तुम इस बात की फिक्र ना करना, और तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो, मेरी बहन की तरह। अगर तुम्हें इस बात पर कोई शक है तो मैं अपनी बहन को ही तुम्हारे पास भेज दूंगा, मगर मैंने उन लोगों को यहाँ बता रखा है कि तुम मेरे दोस्त की बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें घर लेकर आया हूँ। और हाँ, यहाँ रहा तुम्हारा बैग, यह भी अपने पास रख लो। शाम तक तुम्हारे पति तुम्हारे पास आ गए तो ठीक, वरना मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर लेकर जाऊँगा। मैं अपने दिल में उस आदमी के जाने के बाद सोचने लगी, अगर उसने मुझे मेरे घर में ले जाकर ही छोड़ना था तो फिर यह सब करने का मकसद क्या था? क्या यह लोग मेरे पति के दुश्मन थे?
लेकिन अगर यहाँ लोग दुश्मन होते तो फिर मौका पाकर उसका फ़ायदा उठाते या फिर उसका सामान वगैरह छीनकर उसे अलग जगह पर भेज देते। यह लोग तो मेरे पति के साथ गए थे, जबकि बाकी मेरे साथ थे। मुझे दूसरी गाड़ी में लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अचानक उन लोगों का दिमाग बदल गया। फिर हादसा तो भगवान की तरफ से होने का लिखा था, उनकी कोई गलती नहीं थी। मगर यहाँ लोग थे कौन और मुझे क्यों किडनैप करके लाए थे, इस बात का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल सका था। फिलहाल मैंने सोच लिया कि अब मैं उस आदमी के घर वालों से कोई बात नहीं करूंगी। यहाँ मुझे मेरे घर छोड़ाए, यही बड़ी बात है। ऐसा ही हुआ। शाम को डॉक्टर आया, उसने मेरा चोट और मेरे पाँव को दिखा। पट्टी की मामूली सी मोच आई थी। इतने में शंभू भी आ गया और बोला कि तुम आओ, बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुमने मुझे घर का पता भी बताना होगा, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। यह कहता गाड़ी में बैठते ही उसने मुझे यह बात कही तो मेरा दिल डूबने लगा था। क्योंकि क्या हुआ, क्या तुम लोग मुझे कहीं और लेकर जा रहे हो, मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो? ऐसी बात नहीं है मेरी बहन। अगर ऐसा होता तो हम लोग तुम्हें गाड़ी में डालकर घर लेकर ना आते। तुम्हारे पति के सामने तुम पर इतना जुल्म किया था, शायद हम ऐसा कभी ना करते। फिलहाल बहुत गुस्सा था। शंभू बता रहा था बस तुम्हारे बैग में एक ऐसी चीज निकली, उसे देखते ही हमने तुम्हें छोड़ दिया। यह सुनकर मेरे भी कान खड़े हो गए। मैं भी दिलचस्पी से उसकी बातें सुनने लगी। ऐसी क्या चीज थी मेरे बैग में जो तुम लोगों ने देखते ही मुझे छोड़ दिया? मुझे भी तो दिखाओ, अगर तुम लोगों ने देख ली है तो। अगर तुमने देख लिया तो यही बेहोश हो जाओगी। मैं पहले तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा और तुम घर जाकर खोल कर देख लेना। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। तुम हो कौन? मुझे और मेरे पति को तुम लोगों ने क्यों किडनैप किया? क्या तुम इस बात का जवाब देना पसंद करोगे? लेकिन अब यह सब कुछ जानने का फायदा नहीं है। तुम इस बात का यकीन करो कि हमने तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया। रात को एक हादसा हो गया था, तुम्हारे सामने ही हम लोग भी जख्मी हैं। तुम्हारे तो सिर्फ पाँव में मोच आई है, मेरी तो कमर भी टूट गई है। अब मैं घर जाऊंगा तो कुछ अपनी मरहम पट्टी कराऊंगा, डॉक्टर के पास जरूर जाऊंगा, अपना एक्सरे वगैरह भी कराऊंगा, कहीं कोई हड्डी ना टूट गई हो। आदमी चिढ़ चिढ़ कर बातें कर रहा था, मगर मुझे असल बात की अभी भी कोई खबर नहीं थी। मुझे उसकी बातों में कोई सच्चाई भी नजर नहीं आ रही थी। मैं चुप हो गई थी। सुबह का रास्ता उस आदमी के साथ तय करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैंने सोचा कि मैं रास्ते में इसके बारे में ज़्यादा बातें जान लूँ, तो ताकि अगर कहीं किसी नियत में कोई खोट नजर आए तो मैं उसके खिलाफ खड़ी हो सकूं, मैं अपना आवाज़ उठा सकूं। कुछ पता है तुम्हें? मेरा नाम शंकर है और मैं तुम्हारे पति को जानता हूँ। यह सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। तुम मेरे पति को जानते हो, मगर किस तरह? क्या तुम उसके दोस्त हो? तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर किडनैप किया, मगर क्यों? मेरी बात सुनकर उसने कहा वह पूरी कहानी मुझे बताएगा, लेकिन उसके बाद मुझे वादा करना होगा कि मैं शंकर के घर वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी और ना ही शंकर के घर वालों के बारे में किसी को बताऊंगी। मैंने मजबूरी में हाँ भर ली थी। तभी शंकर ने जो बात मुझे बताई थी उसने तो मेरी जान ही निकाल दी। तुम्हारा पति सोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तुम्हारा पति सोहन मेरे लिए बहुत जिगरी दोस्त मानता था। मेरे सब घर वालों को भी पता था कि सोहन मेरे घर आता और घर आकर मेरे हर काम को मिलजुल कर करवाता था। मेरी बहन का कोई काम हो या फिर उन्हें स्कूल पहुंचाना हो तो सोहन पर मैं इतना ही भरोसा करता था, वह जितना कि एक सगे भाई पर भरोसा किया जाता है। मैं सोहन को अच्छे तरीके से जानता था, उसके बाप दादा को जानता था, इसलिए मैंने कभी भी सोहन पर कोई शक नहीं किया था। मगर एक दिन मैं अपनी बहन को कुछ समझ रहा था, मगर मुझे यहाँ नहीं पता चला कि कब सोहन ने मेरी बहन के साथ चक्कर चला लिया। वे अक्सर स्कूल से लेट आने लगी। सोहन उसे वापस भी लेकर आता था, क्योंकि सोहन का कॉलेज भी हमारे घर के रास्ते में पड़ता था। सोहन वैसे तो अपनी गाड़ी पर जाता था। जिस दिन बाइक पर जाना होता तो मैं अपनी बहन को मना कर देता कि तुम सोहन के साथ नहीं आना, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। मगर धीरे धीरे सोहन ने भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल बढ़ा दिया और वही मेरी बहन को लेकर जाने लगा। हम बनियों में यह बात बहुत गंदी समझी जाती है, मगर मैं अपने घर वालों से यही कहता था कि मुझे सोहन पर बहुत भरोसा है। सोहन ने भी मेरे पापा का दिल कुछ इस तरीके से जीत लिया था कि मेरे पापा भी पर भी गुस्सा नहीं होते थे। मगर फिर जब हमने बहन की शादी की तैयारी शुरू कर दी
तो एक अजीब तमाशा हुआ। सोहन का मुंह बन गया था। वह मुझसे भी बात नहीं करता था। मैं तो जान ही नहीं पाया था कि सोहन दिल ही दिल में मेरी बहन को पसंद करता था। ना ही उसने कभी मुझे यह बात की थी। मगर मुझसे यह बात कर लेता तो शायद यह नौबत ही नहीं आती, जिस नौबत में सोहन ने हम लोगों को ले जाकर खड़ा कर दिया था। मैं अपनी बहन की शादी की तैयारी में बिजी था। बारात भी हमारे घर आ चुकी थी। तभी दुल्हन गायब हो गई। हम लोग परेशान हो गए, पता नहीं दुल्हन कहाँ गई। मेरी बहन बहुत शरीफ थी, उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। जब मेरी बहन गायब हुई तो हम लोगों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। यह बात बारात वालों को भी पता चल गई। बारात तो दरवाजे से ही वापस चली गई थी। उन लोगों ने अभी अपनी गाड़ी का इंजन भी बंद नहीं किया था कि पूरे घर में ही यह बात फैल गई। शंभू की बहन भाग गई है घर से। बस फिर क्या था, उन लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया और वापस चले गए। अब अगर मेरी बहन वापस भी आ जाती तो उसका कोई फायदा नहीं था। तभी मुझे महसूस हुआ कि शादी में तो सोहन भी नहीं आया। हम उसे ढूंढने लगे। सबका शक सोहन पर जा रहा था। सोहन मेरी बहन को कभी स्कूल लेकर जाता तो कभी इधर उधर घुमाने फिराने, और साथ में उसकी बहन भी होती थी। सोहन की वजह से हम लोग भी चुप रहते थे। मगर आज जो उसने हमारी इज्जत के साथ खेल गया था वह बर्दाश्त से बाहर था। उस रात सोहन मेरी बहन को लेकर भाग गया। मैं यहाँ सोच भी नहीं सकता था वह मेरे साथ इतना बड़ा गद्दारी करेगा। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने तो हम सबके दिल को दहलाकर रख दिया। गुस्से से हम पागल हो गए थे। मेरी बहन सुबह के 4 बजे घर आ गई। रोती ही उसका रोना मुझे देखा नहीं जा रहा था। उसने बताया कि सोहन उसे लेकर गया था शादी के बहाने, मगर शायद उसने मेरा इस्तेमाल करके मुझे 20 रास्ते पर छोड़ दिया है। मैं तो इस बात को सुनकर ही बौखला गया था। ऐसी बात सुनकर हमने अपनी बहन को जिंदा गाड़ देना था, मगर इसकी नौबत ही नहीं आई। उस बेचारी ने खुद ही मौत को गले लगा लिया। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी इज्जत इतनी खाक में मिल जाएगी, वह इतनी बड़ी हरकत कर जाएगा। सोहन से मेरा रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। मेरे माँ बाप बदनामी के मारे चुप रहे और वह नहीं चाहते थे किसी भी तरह से गांव में यह बात फैल जाए। हमारे घर में सबने कहा कि हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था। पार्लर से घर आते हुए वह किसी हादसे का शिकार हो गई थी, इसलिए शर्म की वजह से सब चुप हो गए। मगर मेरे दिल में बदला लेने की आग जल रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं भी सोहन के साथ यही करूँगा। मेरा तो आइडिया यह था कि शादी की रात आपको अगवा करूँगा और उसके बाद कभी आपको सोहन की शक्ल देखने को नहीं दूंगा। लेकिन ऐसा मैं नहीं कर पाया, और अब जबकि आप लोग हनीमून पर जा रहे थे इस बात का मुझे पता चल गया। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाऊंगा। सोहन को यह सबक सिखाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। मैं तो उसे जान से मारना चाहता था, मगर मेरे दोस्त उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ने किसी दूर दराज के इलाके में ले गए। और मैं जो अपनी बहन का बदला आपसे लेने की सोच रहा था, जब सोहन की जेब से निकलने वाले कागज देखे तो मुझे तो आप पर तरस आने लगा, क्योंकि उस कागज पर आपके और सोहन के संबंध खत्म होने की मोहर थी। सोहन आपको डिवोर्स दे चुका है, उसकी वजह से उसने नहीं बताई। मगर फिलहाल जिस आदमी ने इतने घर बर्बाद किए हो, इतने लोगों की खुशियां पर पानी फेरा हो, वह कैसे खुश रह सकता है। शंकर की बात सुनकर मेरे आंखों में आंसू निकलने लगे। पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा था। मेरे पति ने मुझे क्यों छोड़ दिया बिना वजह के, यह बात बड़ी अजीब थी। मुझे हैरानी हो रही थी वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जो हो चुका था उस पर आंसू बहाने का कोई फायदा नहीं था। भारी दिल के साथ मैं अपने माँ बाप के घर पहुंची। उन्हें इस हादसे के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, बस वह कागज उन्हें दिखा दिए। मेरे माँ बाप भी पछताने लगे थे, क्योंकि सोहन और मेरा रिश्ता अब बिल्कुल खत्म हो चुका था। सोहन के माँ बाप ने यह रिश्ता उनके खिलाफ किया था। परिवार में जब शादियाँ उस बुनियाद पर होने लगे कि किसी के पास जमीन और जायदाद कितनी है, तो यही किस्सा होते हैं। सोहन के माँ बाप ने अगर शादी की रात उसकी दुल्हन को स्वीकार कर लिया होता तो आज उनका बेटा ऐसे परिवार में उनको बदनाम नहीं करता। सोहन ने अपने माँ बाप से अपनी महबूबा के बिछड़ने का बदला लिया। शंकर ने सोहन से अपनी बहन की इज्जत खराब करने का बदला लिया। पर पता नहीं मुझे क्यों इस वजह से रुस्वा किया गया, मेरा घर क्यों उजाड़ा गया। लोग तो कहते हैं कि दुनिया वालों की रीत है, कोई मुझे भी तो बता दे कि मेरी क्या गलती थी, क्योंकि मैंने तो आज तक किसी के साथ कोई बुराई नहीं की थी। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और इसमें मेरी क्या गलती थी, और क्या अरेंज मैरिज सही साबित हुआ? नहीं,
सबको अपनी भावनाओं की चिंता होती है। अगर सब एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।